सेल्स क्वेश्चन मार्क, यहाँ पे 5,50,000 6,50,000। हम सबको मालूम है बेस ईयर इज 100%, नहीं भी मालूम होएगा तो डाल देने का बेस ईयर इज 100%, क्वेश्चन मार्क एंड 130। नाउ यू टेल मी, आप सेल्स का फिगर कैलकुलेट कर सकते हो क्या? यहाँ पे 2011 में अमाउंट नहीं है, परसेंटेज है। 2012 में अमाउंट है, परसेंटेज नहीं है। 2013 ऐसा ईयर है जिसमें अमाउंट और परसेंटेज दोनों है। मतलब आपको ये दिया हुआ है कि 130% के लिए फिगर है 6,50,000, करेक्ट। 130 के लिए 2013 का परसेंटेज है 130 और अमाउंट है 6,50,000। सो आपका बेस ईयर 2011 100% है, तो 100% के लिए क्या अमाउंट होना चाहिए? 130 के लिए अगर 650 है तो 100 के लिए कितना होना चाहिए? चलो कैलकुलेट करो। अभी इतना आप लोगों को पता है कि क्रॉस मल्टीप्लाई करना है और कैलकुलेट करना है। वेरी गुड तन्वी, वेरी गुड नेहा मंडल। सिर्फ आप लोगों को क्रॉस मल्टीप्लाई करके फिगर निकालना है। 650, 6,50,000 into 100 divided by 130. Put the answer in the chat box. सिर्फ 2 लोगों ने लिखा है अभी तक। क्या हुआ? Am I not audible? It has to be 6,50,000 into 100 divided by 130. कितना आता है? Yes, Varsha, very good. Akshi, good. Kirti, good. So answer is Vishaka. ये क्लास में सिर्फ लड़कियां ही पढ़ती है क्या? रोशनी, वेरी गुड। अनु, नैन्सी, एक लड़के का आंसर नहीं आया अभी तक। नंदिनी, गुड। रूपाली, वेरी गुड। दीपेन, वेरी गुड, एक लड़का जागा। योगिता, 5 लाख, वेरी गुड। सो आंसर इज 5 लाख, करेक्ट। ये आंसर आ गया 5 लाख। नाउ कैन यू कैलकुलेट द परसेंटेज ऑफ 2012? 2012 का हम परसेंटेज कैलकुलेट कर सकते हैं, तो करो। कैसे करना है आपको पता है? करंट ईयर डिवाइड बाय बेस ईयर परसेंटेज। करंट ईयर दैट इज 2012 का अमाउंट, उसको बेस ईयर से डिवाइड करोगे एंड इनटू 100। 5,50,000 divided by 5 lakh percentage. Yes, very good, 110। तो ये हो गया हमारा सेल्स कंप्लीट। Now let us see cost of goods sold. क्वेश्चन मार्क है, फिर ये 2,50,000 है, फिर ये क्वेश्चन मार्क है, फिर ये 100 है, ये फिर ये 125 है एंड अगेन दिस इज क्वेश्चन मार्क। चलो अभी आप बोलो कहाँ से स्टार्ट करोगे? कौन सा ऐसा ईयर है जिसमें अमाउंट और परसेंटेज दोनों दिया है? आप लोग अपने आप को अनम्यूट करके भी आंसर दे सकते हो, नो प्रॉब्लम। 2012। 2012 में आपके पास अमाउंट भी है और परसेंटेज भी है। मतलब 125% के लिए अमाउंट है 2,50,000। हमारा बेस ईयर 100 है, 100 के लिए क्या अमाउंट होगा? 2012 का परसेंटेज है 125 और 125 के लिए अमाउंट है 2,50,000। तो 100% के लिए व्हाट वुड बी द अमाउंट? यस, वेरी गुड नेहा। मैं आप लोगों को शक्ल से नहीं, बट अभी आप लोगों के नाम से आप सबको जानने लगी हूँ। यस, वेरी नाइस एवरीवन हु आर पोस्टिंग आंसर। सो आंसर आएगा 2,50,000 into 100
divide by 125. That is 2 lakhs. Very good. जिनको नहीं समझ में आ रहा है कैसे करना है, यहाँ पे मैं लिख रही हूँ आपको क्या करना है. 2,50,000 into 100 डिवाइड बाय 125. अभी 13 में ना तो अमाउंट है ना तो परसेंटेज है, मतलब हम नहीं कैलकुलेट कर सकते. आपको या तो अमाउंट चाहिए तो परसेंटेज निकाल सकते हो, परसेंटेज होगा तो अमाउंट निकाल सकते हो, बट यहाँ पे दोनों नहीं है 2013 में. तो फॉर द टाइमिंग विल कीप एज इट इज. अभी ग्रॉस प्रॉफिट 5 लाख माइनस 2 लाख इज 3 लाख. 550 माइनस 250 इज अगेन 3 लाख. अभी बाकी मालूम नहीं, देखते क्या है इधर. ग्रॉस मार्जिन सब क्वेश्चन मार्क दिया हुआ है. ये 100% दिया हुआ है, 12 का परसेंट नहीं दिया है, और 13 का परसेंट दिया है 120%. अभी कैन यू कैलकुलेट 2013 का ग्रॉस प्रॉफिट? अच्छा, और एक मिनट, 2012 का परसेंटेज हम निकाल सकते हैं. 3 लाख डिवाइड बाय 3 लाख, परसेंटेज वुड बी 100%. ये दोनों 3 लाख है ना, तो एक 3 लाख अगर 100% है तो दूसरा 3 लाख भी 100% ही होगा. अब कैन यू कैलकुलेट फॉर 120% अमाउंट कितना होगा? अगर 100% के लिए 3 लाख है तो 120% के लिए कितना होगा? 100 के लिए अगर 3 लाख है तो 120 के लिए कितना होगा? दैट इज 3 लाख into 120 divide by 100. Yes, very nice. 3,60,000. Yes, what would be cost of goods sold? अब आप cost of goods sold निकाल सकते हो. आपके पास सेल्स है, आपके पास ग्रॉस प्रॉफिट है. सेल्स माइनस ग्रॉस प्रॉफिट करोगे तो यू विल गेट कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड. यस, प्लीज कैलकुलेट. सेल्स माइनस ग्रॉस प्रॉफिट करोगे तो यू विल गेट कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड. दैट इज 2,90,000. परसेंटेज निकालो, परसेंटेज निकालो, परसेंटेज निकालो. यस, 145%. वेरी गुड. परसेंटेज कैसे आया? 2,90,000 डिवाइड बाय 2 लाख परसेंटेज. 2,90,000 डिवाइड बाय 2 लाख परसेंटेज. किसी का ना माइक अनम्यूट है तो आवाज बहुत आ रही है. नाउ ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में क्या दिया हुआ है? ऑफिस एक्सपेंसेस, सेलिंग एक्सपेंसेस और फाइनेंस एक्सपेंसेस, 3 कॉलम्स दिए हुए हैं, तो मुझे वैसे लेने पड़ेंगे ना. ऑफिस एक्सपेंसेस, selling expenses and finance expenses, finance charges.
चलो देखते हैं ऑफिस एक्सपेंसेस 60,000 दिया हुआ है अमाउंट। यहाँ पे ये क्वेश्चन मार्क है, ये वाला भी क्वेश्चन मार्क है। परसेंटेज में 100, 115 और 125। 100, 115 एंड 125। ठीक है, अभी क्या करोगे बताओ। चलो अभी आप लोग समझदार हो गए, अभी आप लोग बताओ क्या करोगे। नाउ यू टेल मी व्हाट यू विल डू। बोलो। 2012 100 के लिए 60,000, 100 के लिए अगर 60,000 तो 115 के लिए कितना और 125 के लिए कितना। ये भी क्वेश्चन मार्क और ये भी क्वेश्चन मार्क। आर यू गेटिंग इट? समझ में आया आप लोगों को? आपके पास 100 का परसेंटेज भी है और 100 का फिगर भी है। 100% के लिए अगर अमाउंट 60,000 होता है तो 115 के लिए कितना होगा? क्रॉस मल्टीप्लाई। यस, वेरी गुड दीपेन। 60,000 into 115 divided by 60,000 into 115 divided by 100 is 69,000। वेरी गुड। और 125 के लिए कितना होगा? 125 के लिए कितना होगा? 75,000। सेलिंग एक्सपेंसेस पहला क्वेश्चन मार्क है, दूसरा 50,000 है। Monday I'll be starting with the new topic, or be get ready for test of this chapter, objective as MCQ test as well as 100, 125 and 150। अब आप बोलो कैसे करोगे। चलो अभी आप मेरे को बोलो कौन सा ईयर है जिसका अमाउंट और परसेंटेज दोनों दिया है। 2012 वेरी गुड, 2012। 2012 के लिए 125% के लिए अमाउंट है 50,000। तो बेस ईयर आपका 100 है, 100 के लिए अमाउंट कितना होगा और 150 के लिए अमाउंट कितना होगा। दो परसेंटेजेस है ना, 100 और 150, तो दोनों के लिए अमाउंट कितना होगा। चलो कैलकुलेट। 125 के लिए अगर 50,000 है तो 100 के लिए कितना? क्रॉस मल्टीप्लाई। 50,000 into 100 डिवाइड बाय 125। 40,000 वेरी गुड। और 150 के लिए कितना? 150 के लिए कितना? 50,000 into 150 डिवाइड बाय 125। यस वैशाली, वेरी गुड। 60,000 तो अभी फाइनेंस एक्सपेंसेस देखते हैं। फर्स्ट ईयर क्वेश्चन मार्क, सेकेंड ईयर में 31,000 है, थर्ड ईयर क्वेश्चन मार्क, और आपके पास सिर्फ बेस ईयर का परसेंटेज दिया है। अभी अगर आप फाइनेंस चार्जेस देखोगे ध्यान से तो यहाँ पे कोई भी ऐसा ईयर नहीं है जिसका अमाउंट और परसेंटेज दोनों दिया हो। देयर इज नो ईयर where you have amount and percentage both for any year। अभी 2011 में परसेंटेज है तो अमाउंट नहीं है, 2012 का अमाउंट है तो परसेंटेज नहीं है, और 2013 में तो दोनों ही नहीं है। तो हम लोग नहीं कैलकुलेट कर सकते फाइनेंस एक्सपेंसेस। ठीक है, आगे देखते हैं। टोटल ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस सारा क्वेश्चन मार्क है, कुछ भी नहीं है एक्सेप्ट बेस ईयर का 100%। छोड़ दो, कोई बात नहीं। नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स 2013 का ये क्वेश्चन मार्क है।
अभी बहुत ध्यान से देखना, यहाँ पे नया पॉइंट है सीखने के लिए। 1,80,000 है और बेस 100, 100 and 120। अब बोलो, कैन यू कैलकुलेट नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स फॉर अदर इयर्स? 2013 का आपके पास अमाउंट भी है और परसेंटेज भी है। 2013 का मेरे पास अमाउंट भी है और परसेंटेज भी है। तो 100 के लिए मैं निकाल सकती हूँ, 120 के लिए अमाउंट है 1,80,000। जो नहीं मिलता है ना उसको छोड़ देने का, डोंट स्क्रैच योर हेड्स। जो नहीं मिल रहा है उसके लिए आगे बढ़ जाने का। मिसिंग फिगर्स में यू शुड नॉट गेट स्टक। 120 के लिए 1,80,000 है, तो 100 के लिए कितना होगा? 120 के लिए 1,80,000 है, तो 100 के लिए कितना होगा? 120 के लिए अगर 1,80,000 है, तो 100 के लिए कितना होगा? 96। 96। आपका कैलकुलेशन क्यों हमेशा रॉन्ग होता है? 180 इंटू 100 डिवाइड बाय 120 करो वापस। 150। 1,50,000. 1,50,000। अभी 11 भी 100% है, 12 भी 100% है, तो दोनों का नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स 1,50,000 ही आएगा। यस, दोनों 100% है ना, तो 100% का अमाउंट भी सेम ही आना चाहिए। अब ये मेरे पास प्रॉफिट है। ग्रॉस प्रॉफिट में से टोटल ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस माइनस किया, मैं हाईलाइट कर रही हूँ, जस्ट पे अटेंशन नाउ समथिंग न्यू टू लर्न। ये ग्रॉस प्रॉफिट में से मैंने टोटल ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस माइनस किया, तो मुझे नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स आया। करेक्ट? ये 3 लाख में से मैंने टोटल ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस कुछ तो माइनस किया, जो आंसर मुझे 1,50,000 आया। तो ये कितना होना चाहिए? 1,50,000। यस, 3 लाख। 3 लाख में से 1 कितना माइनस? 150,000। यस, 3 लाख में से मैं क्या करूंगी? 3 लाख माइनस 150 कर दूंगी, जो दिया हुआ 150 है। तो मेरा ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, टोटल ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस वुड बी 1,50,000। सिमिलरली ये 3 लाख में से वापस ये 150, पिंक वाला 3 लाख में से 1,50,000 ग्रीन वाला माइनस करूंगी, तो मुझे अगेन 1,50,000 आएगा। एंड 360 में से कितना माइनस करूंगी तो 180 आएगा, तो 360 में से 180। 1,80,000। समझा? Yes, मैंने ma'am. किया ग्रॉस प्रॉफिट में से ये नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स माइनस किया, तो आई गॉट टोटल ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। अभी ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस का टोटल 150 है, उसमें से ऑफिस एक्सपेंसेस 60,000 है, सेलिंग एक्सपेंसेस 40,000 है, मतलब ये 1 लाख हो गया। तो फाइनेंस चार्जेस कितना होगा? फाइनेंस चार्जेस कितना होगा? फाइनेंस चार्जेस 50,000। 50,000। फाइनेंस चार्जेस विल बी 50,000। ठीक है, ये टोटल करके देखो तो 69, 50 एंड 31, वेदर इट इज कमिंग टू 150। 69, 50 और 31, टोटल 150 आ रहा है क्या? Yes, ma'am. यस। अभी 75, 60 इज 135, 180 में से 135 माइनस करो। देखो ये 180 में से 75 और 60 माइनस करो, तो यूल गेट फाइनेंस एक्सपेंसेस और फाइनेंस चार्जेस। 45,000। नाउ यस, कैन वी कैलकुलेट परसेंटेज? चलो परसेंटेज भी कैलकुलेट कर लो। 31,000 डिवाइड बाय 50,000 परसेंटेज। 31,000 डिवाइड बाय 50,000 परसेंटेज। Okay, 62%. 45,000 divided by 50,000 percentage.
45,000 divided by 50,000%. 90. 1,50,000, 1,50,000 तो 100% ही रहेगा. 180 का परसेंट निकालो. 1,80,000 डिवाइड बाय 150%. 1,80,000 divided by 1,50,000%. 120. Now income tax. फर्स्ट ईयर का 60,000 दिया है और उसके अगेंस्ट परसेंटेज है 100 एंड लास्ट ईयर का परसेंटेज है 120 एंड नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स फर्स्ट ईयर का नहीं है, सेकेंड ईयर का 75,000 है. तो ये 100% है, ये 120. Now you tell me, ये फर्स्ट ईयर का नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आ सकता है आपके पास? फर्स्ट ईयर का नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आपके पास आ सकता है? Yes, ma'am. 150 minus 60, 90. 90,000. करेक्ट, ये 90,000 आ गया. सेकेंड ईयर में आपका बिफोर टैक्स प्रॉफिट 150 है, आफ्टर टैक्स प्रॉफिट 75,000 है. तो व्हाट इज इनकम टैक्स? 1,50,000 minus 75,000. 75. 75,000. अभी प्रॉब्लम है थर्ड ईयर में. यस करेक्ट एक्चुअली. थर्ड ईयर में मेरे पास कुछ भी नहीं है, लेकिन थर्ड ईयर का परसेंटेज मुझे मालूम है 120% है. अगर 100 के लिए 60,000 है तो 120 के लिए कितना? 100 के लिए अगर 60,000 है तो 120 के लिए कितना? हंड्रेड के लिए 60,000 है तो 120 के लिए कितना? 72,000. करेक्ट, 72,000. Just a minute. Good morning, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. They were there. Sir, sending. Actually, what has happened now, sir, we have not received their gadget copy from university. The results that university has declared now, that is a combined gadget. We don't have results of our college with us. That is the reason I am unable to send. Yes, I can give you BMS, CS and ID because their gadgets are with us. Only BCom gadgets we have not received. Okay, sir, fine, sir, I'll send you. And sir, I have finalized with bank accounts, so whatever he has sent the suspense now, I've cleared those suspense account. Yesterday with Naman sir, I said only one item I'm not knowing, to Naman sir said that that might be printing only. So by today I'll talk to Ram sir, means Jaisinghani sir, to finalize it. Yes, sir, 1920. But sir, I'll be requiring voucher files also. I spoke to Rishi sir yesterday, so he said he'll find out and he'll send the files to me. So voucher files of 1920 are with you now. Actually, he has completed with bank transactions. Now for cash, he'll be requiring expense details. Okay, sir, fine, sir. So similarly, I'll do it on 2021 also. Fine, sir. Thank you, sir. Thank you, sir. Bye, sir. Yes, so
Now this percentage is 72,000. Correct? ये amount आपको 72,000 आया. Now what should be your net profit after tax? 1,08,000. Yes. So let us calculate that. 75 divided by 60,000 percentage. That is 125%, and 75,000 divided by 90,000 percentage. That is 83.33%. Perfect, Rupali. अब मैंने जैसे आप लोगों को बोला था that we'll have some discussion on objectives. Let us discuss something on objectives. Proprietors, now you all put answer in your chat box. जो भी आप लोग को आंसर समझ में आता है ना वो chat box में डालो. Proprietors fund proprietors fund is also called as dash. आपका ऑप्शन है shareholders fund, net worth, owned fund, all of the above. Should I repeat? Shareholder. Proprietors fund is also called as, yes, you can raise your hand, that will be better. Answer देना है तो hand raise कर दो, that will be better. Proprietors fund is also called as owned fund, shareholders fund, net worth, all of the above. किसी का आंसर नहीं आ रहा है, right? Yes, Alvin. प्रोप्राइटर्स फंड को क्या क्या बोलते हैं? शेयर होल्डर्स फंड का ऑप्शन दिया मैंने, ओन फंड बोला, नेटवर्थ बोला, ऑल ऑफ द अबव. बाबा आप लोग सब भूल जाते हो, क्या करूं मैं आप लोगों का. प्रोप्राइटर्स फंड प्रोप्राइटर्स फंड को शेयर होल्डर फंड भी बोलते हैं. खाली शेयर होल्डर फंड नहीं बोलते हैं, शेयर होल्डर फंड भी बोलते हैं, नेटवर्थ भी बोलते हैं, ओन फंड भी बोलते हैं. तो ऑल ऑफ द अबव आना चाहिए ना. इट शुड कम ऑल ऑफ द अबव. ये सब शेयर होल्डर्स फंड के नाम है, अलग अलग नाम है. प्रोप्राइटर्स फंड, शेयर होल्डर्स फंड, नेटवर्थ, ओन फंड, these are all name of proprietors fund. Proprietors fund is share capital plus reserves minus fictitious asset. एक ऑप्शन ये है. Shareholders fund is share capital plus reserves. दूसरा ऑप्शन है shareholders fund is preference share capital plus equity share capital. तीसरा ऑप्शन है shareholders fund is share capital minus fictitious asset. बोलो कौन सा आंसर राइट है? Yes, Vishakha, very good. Shareholder fund is, कौन सा इसमें से राइट ऑप्शन है? Yes, first one. ये इतना तो सबको मालूम है. चलो, very good. Total funds available is, total funds available is share capital plus long-term liability, share capital plus reserves minus fictitious asset,
reserves plus long term liability. कौन सा आंसर राइट है? टोटल फंड्स अवेलेबल इज व्हाट? पहला ऑप्शन है शेयर कैपिटल प्लस लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी, दूसरा है शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व्स माइनस फिक्टिशियस एसेट, तीसरा ऑप्शन है रिजर्व्स प्लस लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी और लास्ट वाला ऑप्शन है शेयर होल्डर्स फंड प्लस लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी. Which is the right answer? Yes, Tanvi. अक्षी गुड. दो लोगों ने अभी तक आंसर राइट दिया है. रूपाली ये शेयर कैपिटल है. हम लोग जब टोटल फंड्स अवेलेबल लेते हैं तो हम क्या लेते हैं? नहीं राहुल, राइट ऑप्शन. अभी मैं आप लोगों को कोई एक सम दिखाती हूँ, आप लोग मुझे देख के बताओ. देखो सम इसलिए करते हैं ना ताकि वी नो एग्जैक्टली. अभी मेरे को टोटल फंड्स अवेलेबल चाहिए. रॉन्ग मोसेस. अभी टोटल फंड्स अवेलेबल हम लोग क्या करते हैं? ये शेयर होल्डर्स फंड और ये लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी को प्लस करते हैं तो टोटल फंड्स अवेलेबल आता है ना. यस मैम. मैंने क्या ऑप्शन आप लोग को दिया? शेयर कैपिटल प्लस लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी लेते हैं. शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व्स माइनस फिक्टिशियस एसेट इज शेयर होल्डर्स फंड. रिजर्व प्लस लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी नहीं है मेरे पास. ये तो कुछ होता ही नहीं है फॉर्मूला. शेयर कैपिटल प्लस लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी भी फॉर्मूला नहीं है. हमारा फॉर्मूला क्या है? शेयर होल्डर्स फंड प्लस लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी. योर राइट ऑप्शन इज फोर्थ. राइट ऑप्शन कौन सा है आपका? फोर्थ. चलो. फिक्स एसेट कंप्राइजेस ऑफ डैश एंड डैश. अभी मैं ऑप्शन नहीं दूंगी, खुद बताओ. फिक्स एसेट कंप्राइजेस ऑफ डैश एंड डैश. फिक्स एसेट में कौन से दो टाइप्स ऑफ एसेट्स आते हैं? चैट बॉक्स में डालो शॉर्टकट. यस वेरी गुड. एक आंसर तो सबने राइट किया. यस टैंजिबल है. शॉर्टकट्स आप लिखोगे तो भी मुझे समझेगा. डोंट वरी, आई एम वेरी गुड एट अंडरस्टैंडिंग ऑल टाइप्स ऑफ शॉर्टकट्स. यस टैंजिबल एंड इंटैंजिबल एसेट्स. Investments are of two types. Investments are of two types. Dash and dash. लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म. Yes. इन्वेस्टमेंट दो कौन कौन सी है? एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट जिसको ट्रेड इन्वेस्टमेंट बोलते हैं और एक शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट जिसको हम लोग करंट इन्वेस्टमेंट या मार्केटेबल इन्वेस्टमेंट बोलते हैं. Next question. Trade investments are shown under dash head. Investments second option is current asset, third option is current liability और fourth option is fixed asset. बोलो. इन्वेस्टमेंट्स अगर खाली किया है तो उसको कौन, ट्रेड इन्वेस्टमेंट्स को हम कौन से ऑप्शन में दिखाएंगे? इन्वेस्टमेंट करके दिखाएंगे, करंट एसेट करके दिखाएंगे, करंट लायबिलिटी या फिक्स एसेट? राहुल सारे लेक्चर्स अटेंड करके अगर आप ये आंसर देने वाले हो नैन्सी राहुल, तो आप लोग अटेंड ही मत करो कल से लेक्चर प्लीज.
Trade investments means long-term investments, correct? Current So- asset. Great. Investment. Investment. It has to come under investment. कहाँ आना चाहिए वो? Investment. Trade investment means long-term investment. It has to be shown under investments. क्या हो गया? क्या आवाज आ रहा है पीछे से इतना? माची. Yes, for in common size revenue statement. ध्यान से सुनो. Common size revenue statement. Which figure is considered as 100%? Which is your base figure? Base figure. Common size income statement में base figure कौन सा होता है? किसको हम 100% लेते हैं? यस, जल्दी बोलो. कॉमन साइज इनकम स्टेटमेंट में नहीं, उसमें तो ईयर वाइज कुछ जाता ही नहीं है. Net sale. Net sales, yes, very correct. Net sales is considered as, नेट सेल्स को हम 100% लेते हैं. किसको 100% लेते हैं? नेट सेल्स को. कॉमन साइज बैलेंस शीट में कॉमन साइज बैलेंस शीट में हम किसको 100% लेते हैं? कॉमन साइज बैलेंस शीट में हम किसको 100% लेते हैं? Total fund available. Yes, total funds available या total funds employed. Very good. Marketable investment कौन से हेड में जाता है? मार्केटेबल इन्वेस्टमेंट कौन से हेड में जाता है? ये ऑप्शंस है आपके. इन्वेस्टमेंट्स, करंट एसेट, करंट लायबिलिटी, फिक्स एसेट. मार्केटेबल इन्वेस्टमेंट कौन से हेड में जाता है? Current asset. Yes, now you are correct. Comparative statement is comparison of two years, two companies, or both. कंपैरेटिव स्टेटमेंट में हम 2 साल का कंपैरिजन कर सकते हैं, 2 कंपनी का कंपैरिजन कर सकते हैं, या दोनों कर सकते हैं. नहीं, 2 इयर्स का भी कर सकते हैं, 2 कंपनी का भी कर सकते हैं, दोनों कर सकते हैं. We can compare 2 companies also, we can compare 2 years also. So it is both. Okay. So now what we'll do is, already 9 o'clock होने लगे हैं, तो सब लोगों ने छोड़ना चालू कर दिया. I know your next session is there. So we are winding up the lecture here. I'll be sending you all objectives on Monday. तो 2 दिन का टाइम दूंगी आप लोगों को पढ़ने का, and then I'll have a test. Okay. It will be MCQ based test on Google form. Okay. So see you all then. Till then, take care. Okay. चलो, bye. I'm recording डाल दो. हाँ हाँ. Thank you, ma'am.